एक अमीर व्यापारी, एक विश्वासघाती पत्नी और एक तांत्रिक जो देवताओं के नाम पे मौत का नाटक रचता था। कर्नाटका के कोस्टल टाउन उडुपी में एक ऐसी कहानी लिखी गई जिसमें प्यार भी था, पैसा भी और एक हवन कुंड के बीच एक इंसान की जलती हुई लाश। ये कहानी है भास्कर शेट्टी की, जिसका अपना ही घर उसके लिए शमशान घाट बन गया। लेट्स टॉक अबाउट इट। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इस वीडियो में वायलेंट क्राइम, मर्डर, ब्लैक मैजिक और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जैसे टॉपिक्स डिस्कस होंगे। हम किसी भी प्रकार की हिंसा या अपराध को ग्लोरीफाई नहीं करते, विक्टिम्स का सम्मान रखते हैं। कंटेंट एजुकेशनल और डॉक्यूमेंट्री उद्देश्य से बनाया गया है। भास्कर शेट्टी एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन, होटेलियर और गल्फ रिटर्न्ड एनआरआई थे। उडुपी के इलीट सर्कल्स में उनका नाम बहुत इज्जत से लिया जाता था। फॉरेन से कमाई करके जो उन्होंने पैसा कमाया था, उस पैसे से उन्होंने अपने शहर में एक छोटी सी बादशाहत खड़ी कर दी थी। उनकी वाइफ राजेश्वरी, बेटा नवनीत, सब कुछ परफेक्ट लगता था, लेकिन सिर्फ बाहर से। भास्कर शेट्टी का जो नेचर था वो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग और डोमिनेटिंग किस्म का था। उनके घर में उनकी मर्जी के बगैर एक पत्ता तक नहीं हिलता था। छोटी से छोटी चीज़ लाने के लिए भी उनकी परमिशन लेनी पड़ती थी, जिसकी वजह से उनकी वाइफ राजेश्वरी और बेटा नवनीत कभी कभी उनसे बहस हो जाती थी, लड़ाई हो जाती थी। इनफैक्ट उनकी जो मदर, भास्कर शेट्टी की मदर जो उन्हीं के साथ रहती थी, उनकी भी उनसे काफ़ी बार इस चीज़ को लेकर लड़ाई हो जाती थी। लेकिन बजाय इसके भास्कर शेट्टी अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और उनकी हर ज़रूरत का ख्याल रखते थे। लेकिन कहते हैं जब घर के अंदर ही कोई आपका दुश्मन बन जाए तो मौत दरवाजे से नहीं अंदर से आती है। राजेश्वरी, एक समर्पित पत्नी की छवि के पीछे एक छुपा था एक अलग ही राज। उनका संबंध था एक लोकल तांत्रिक और प्रीस्ट के साथ जिसका नाम था निरंजन भट्ट, एक ऐसा इंसान जो तंत्र के नाम पे लोगों को काबू करना जानता था। उन दोनों का रिश्ता सिर्फ शारीरिक नहीं था, बल्कि अब बात पैसे और विरासत तक पहुंच गई थी। एक दिन अचानक भास्कर शेट्टी ने एक डिसीजन लिया। उन्होंने अपने एस्टेट का बड़ा हिस्सा अपने नाम पे कर लिया, यानी कि उन्होंने 75% हिस्सा अपने नाम पर ही रखा और राजेश्वरी और नवनीत के नाम पे 25% छोड़ दिया। यही बात थी जो उनकी मौत का फरमान बन गई शायद। 27 जुलाई 2016, एक अंधेरी रात, राजेश्वरी, नवनीत और निरंजन ने एक प्लान बनाया। भास्कर को इस दुनिया से हटाने का प्लान, भास्कर के मर्डर का प्लान। लेकिन इस प्लान में एक ट्विस्ट था। ये कोई नॉर्मल प्लान नहीं था। उन्होंने भास्कर को एक पूरी तांत्रिक विधि के साथ मारने का प्लान बनाया था। इस प्लान का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड था निरंजन भट्ट और दूसरी मास्टरमाइंड राजेश्वरी। लेकिन नवनीत को अंदाजा भी नहीं था कि क्या होने वाला है। नवनीत बिल्कुल क्लूलेस था। निरंजन और राजेश्वरी का प्लान था कि भास्कर को घर बुलाया जाए, उसे नशीली चाय दी जाए और फिर उसका अंतिम संस्कार हवन कुंड में डाल के कर दिया जाए। 28 जुलाई 2016 भास्कर रोजमर्रा की तरह होटल से अपने घर आता है और अपने रूम में लेटने चला जाता है। राजेश्वरी उसके पास जाके उसके पैर दबाने लगती है। ये देख के भास्कर थोड़ा सा हैरान हो जाता है क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। लेकिन भास्कर सोचता है कि शायद राजेश्वरी कहीं घूमने जाना चाहती है, इसीलिए वो ऐसा कर रही है। भास्कर को अंदाजा भी नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। भास्कर राजेश्वरी को चाय बनाने के लिए बोलता है। राजेश्वरी चाय बना के लाती है, लेकिन इस बार चाय में प्यार नहीं, पॉइजन था। जब पॉइजन का असर होता है तो भास्कर बेहोश हो जाता है और उसके बाद निरंजन, जो कि वहीं होता है उसके रूम में छुपा हुआ, वो भास्कर के सर पे आयरन रॉड से वार करने लगता है। 1-2 वार करने के बाद भास्कर जमीन पे गिर जाता है। एक अमीर आदमी, एक पावरफुल इंसान अपने ही घर में मार दिया गया और उसकी लाश, उसके साथ कुछ ऐसा किया गया जो आज भी कर्नाटका के लोग भूल नहीं पाए हैं। निरंजन भट्ट एक तांत्रिक होने के साथ साथ एक प्रीस्ट भी था और उसका एक छोटा सा मंदिर था एक विलेज में। इस विलेज का नाम था निटे विलेज। भास्कर की लाश को उसी मंदिर में ले जाया गया। वहाँ एक बड़ा सा होमा कुंड था, एक हवन कुंड जिसमें तंत्र विधि के साथ क्रियाएं होती हैं, और वहीं भास्कर की लाश को हवन कुंड में डाल के जला दिया गया। भास्कर के शरीर को जब जलाया जा रहा था तो शायद भास्कर जिंदा था, क्योंकि वो सिर्फ बेहोश था। यानी कि जिंदा इंसान का हवन हुआ था। पूरा शरीर जलाया गया था,
रिचुअलिस्टिक स्टाइल में घी, वुड, कपूर सब कुछ दिया गया था ताकि कोई एविडेंस ना बचे। ये किसी भी मॉडर्न मर्डर मिस्ट्री में होने वाला सबसे भयानक केस था। मर्डर के बाद इन तीनों ने शांति से काम किया। भास्कर की कार को वॉश किया गया, घर के फ्लोर्स को ब्लीच किया गया, सीसीटीवी फुटेज इरेज कर दी गई और हर मुमकिन कोशिश की गई हर तरीके के सबूत को मिटाने की। एशेस को फ्लोइंग रिवर में डाल दिया गया, कोई बॉडी, कोई सबूत, कुछ नहीं बचा। लेकिन ये जो तीनों सोच रहे थे कि उनका काम सफल हो गया है, उन्हें ये नहीं पता था कि भास्कर का एक और रूप अब जाग रहा था। भास्कर शेट्टी की मदर जानकी शेट्टी, उन्होंने कहा कि मेरा बेटा गायब नहीं हो सकता, मुझे अपनी बहू पे शक है। 28 जुलाई को कंप्लेंट लॉन्च की गई और 29 जुलाई को पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी। जब पुलिस निटे के उस टेंपल में पहुंची तो उन्हें मिला एक ऐसा सच जिसको देख के उनके होश उड़ गए। एशेस में मिला एक टूथ कैप और कुछ ह्यूमन बोन्स। यहीं बना राजेश्वरी, निरंजन और नवनीत के लिए एक जेल का दरवाजा। 29 जुलाई 2016 पुलिस ने राजेश्वरी को पहली बार अरेस्ट किया, साथ में निरंजन और नवनीत को भी। सब डिनाई कर रहे थे, कोई कन्फेशन नहीं, कोई इमोशनल ब्रेकडाउन नहीं, सिर्फ एक काम सी बैठी हुई एक औरत, एक साइलेंट तांत्रिक और एक ठंडा सा बैठा हुआ बेटा। लेकिन एक चीज़ पुलिस के हाथ लग गई थी और वो थी फॉरेंसिक रिपोर्ट्स। जो एशेस मिले थे उसमें ह्यूमन रिमेन्स थे और उनमें एक डेंटल कैप जो भास्कर के डेंटल रिकॉर्ड से मैच करता था। तांत्रिक निरंजन भट्ट, जो अपने आप को स्पिरिचुअल मास्टर बोलता था, जब थोड़ा सा प्रेशर डाला गया तो उसका धर्म हिल गया। उसने कन्फेस किया कि भास्कर को उसी ने मारा है और उसमें उसका हवन कुंड इस्तेमाल किया गया था। उसने पूरा सीन एक्सप्लेन कर दिया, कैसे पॉइजन दिया गया, कैसे रॉड से मारा गया और कैसे उसकी बॉडी को फायर रिचुअल्स में बर्न किया गया। पूरा प्लान राजेश्वरी का था। उसने सब कुछ बता दिया। केस कोर्ट में गया और पूरी मीडिया की नज़र इसी केस पर टिक गई। एक वेल्दी एनआरआई का ब्रूटल मर्डर और उसकी ही पत्नी और बेटा कोर्ट रूम में मर्डर बन के बैठे थे। प्रोसिक्यूशन ने बोला ये प्री प्लान्ड मर्डर था जिसका मोटिव था पैसा और प्रॉपर्टी। डिफेंस ने कहा कोई बॉडी नहीं मिली, कोई डायरेक्ट सबूत नहीं है। मगर जब निरंजन का कन्फेशन कोर्ट में पढ़ा गया तो पूरी गैलरी में सन्नाटा छा गया। तीनों को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। राजेश्वरी, नवनीत और निरंजन को अलग अलग सेल्स में रखा गया। ट्रायल के दौरान इन्होंने कई बार बेल अप्लाई की, लेकिन हर बार इनकी बेल को रिजेक्ट कर दिया गया। राजेश्वरी ने इवन सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन जस्टिस ने सिर्फ एक बात कही कि दिस इज़ नॉट जस्ट अ मर्डर, दिस इज़ हॉरिफिक इनह्यूमन क्राइम विच इज़ नॉन बेलेबल। और तब से ये तीनों सलाखों के पीछे हैं। राजेश्वरी, निरंजन भट्ट और नवनीत को मर्डर और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के चार्जेस में अरेस्ट किया गया। सन 2016 से 2023 तक केस चलता रहा। डीलेज, अपील्स, हियरिंग्स हुई और आज भी तीनों अक्यूज जुडिशियल कस्टडी में है और ट्रायल चल रहा है। कन्विक्शन अभी आना बाकी है। भास्कर शेट्टी की बॉडी ऑफिशियली कभी रिकवर नहीं हो पाई। सिर्फ एक डेंटल कैप, कुछ एशेस और भास्कर शेट्टी की मां के द्वारा दिए हुए बयानों से ये केस इन तीनों के खिलाफ स्ट्रॉन्ग बन गया और जिसकी वजह से आज ये तीनों जेल में है। काफ़ी बार ऐसा होता है कि पुलिस को क्रिटिसिज्म बहुत झेलना पड़ता है और अक्सर ऐसा देखा जाता है कि पुलिस को क्रिटिसाइज बहुत किया जाता है, लेकिन इस केस में वाकई में ही पुलिस ने काबिल तारीफ काम किया है। पुलिस के पास ज़्यादा कुछ नहीं था इस केस को रिजॉल्व करने के लिए। उनके पास सिर्फ एक ही क्लू था और वो था भास्कर शेट्टी की डेंटल कैप, जिसके थ्रू उन्होंने इतने सारे प्रूफ जुटा लिए कि ये केस इतना स्ट्रांग हो पाया। अगर पुलिस इस तरीके से काम नहीं करती तो आज ये तीनों जेल से बाहर होते और छूट गए होते, लेकिन पुलिस की शातिर चालाकी और शातिर दिमाग की वजह से ये केस इतना स्ट्रांग हो पाया और इन तीनों को सज़ा मिल पाई। उडुपी, कर्नाटका में इस केस ने सबको हिला के रख दिया। एक अमीर घर का इतना अंधेरा सच, एक तांत्रिक जो हवन में इंसान जलाता है, एक माँ जो अपने ही बेटे को उसके पिता के खिलाफ भड़का के कॉन्स्पिरेसी में डाल के उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर देती है। न्यूज़ चैनल्स ने इसे तांत्रिक रिचुअल मर्डर का नाम दे दिया। लोगों ने उस मंदिर में जाना बंद कर दिया। कुछ लोग तो ये बोलते हैं कि जब वो उस मंदिर के आसपास से गुजरते हैं तो उन्हें आज भी आवाज़ें सुनने को मिलती हैं।
एक वेल्दी बिजनेसमैन जिसने अपनी ज़िंदगी में कमाई, इज्जत और इतना बड़ा रुतबा बनाया, उसका अंत कैसा हुआ? एक झूठा प्यार और पैसे के लालच में उसकी ज़िंदगी को छीन लिया गया। जब मैं इस केस के बारे में पढ़ रहा था और रिसर्च कर रहा था तो मुझे एक चीज़ बहुत वियर्ड लगी, वो ये थी कि आज भी लोग, क्योंकि ये केस काफ़ी नया है, ये 2016 का केस है, 9 साल पुराना है सिर्फ, आज भी लोग और इतनी वेल टू डू फैमिली में, इतने ज़्यादा पढ़े लिखे माहौल में लोग आज भी कितने सुपरस्टिशियस हैं और आज भी तांत्रिकों पे कितना बिलीव करते हैं, कितना भरोसा करते हैं ब्लाइंडली। इट्स रियली हार्ट ब्रेकिंग टू सी। एक बहुत ही अनपॉपुलर ओपिनियन है बट आई वांट टू शेयर दिस कि अगर किसी भी देश की तरक्की के बारे में पता करना है कि वो देश कितना तरक्की करेगा आगे जाके या कितना तरक्की कर रहा है, तो ये चेक करो कि उस देश में रहने वाले लोगों का साइंटिफिक टेम्परमेंट का लेवल क्या है। साइंटिफिक टेम्परमेंट का मतलब सिर्फ साइंटिस्ट बनना नहीं होता, इसका मतलब है सोचने का तरीका बदलना। सोचना प्रूफ के बेसिस पे, लॉजिक के थ्रू, ना कि भरोसे और भय के अंदर। साइंटिफिक सोच का एक ही फंडा होता है और वो होता है सवाल करो, समझो और तभी मानो। अगर साइंटिफिक सोच नहीं होगी तो हम हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन टोटके, राशियों, एस्ट्रोलॉजी और भगवान के भरोसे छोड़ देंगे। फिर प्रोग्रेस की जगह सुपरस्टिशन छा जाएगा। इमेजिन करो कि एक गांव में बच्चा बीमार है, डॉक्टर के पास ले जाने के बजाय उसे झाड़ फूक करने वाले के पास ले जाया जाता है। क्या रिजल्ट होगा? बच्चा मर सकता है। साइंटिफिक माइंडसेट हमें सिखाता है कि कैसे सवाल पूछें, कैसे टेस्ट करें और कैसे सच और झूठ में फर्क करें। इस सोच की वजह से दुनिया आज मून तक पहुंच गई है। वैक्सीन्स बनाई जा रही हैं, एआई, रोबोटिक्स और मेडिकल मिरेकल्स हो रहे हैं। जहां साइंटिफिक थिंकिंग नहीं होती वहां फेक न्यूज, रूमर्स, अंधविश्वास और बैकवर्डनेस फैलता है। साइंटिफिक टेम्परमेंट सिर्फ लैब्स के लिए नहीं होते, ये डेमोक्रेसी, सोसाइटी और ह्यूमैनिटी के लिए भी बहुत जरूरी है। सोच बदलने से ही देश बदलेगा, साइंस को समझने से ही समाज सुधरेगा और साइंटिफिक सोच से ही सच का रास्ता खुलेगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मोटिवेट करें और फॉलो करें तलाशी द ट्रू क्राइम हंट चैनल को। यहाँ पर हम सिर्फ ट्रू क्राइम स्टोरीज ही लेकर आते हैं। फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ, एक नए अंदाज में और एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। दिस इज उपमन्यु साइनिंग ऑफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।